सहारनपुर में अमित हत्याकांड में शामिल 8 लोगों को अब तक किया गया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। एसपी देहात सागर जैन ने दी जानकारी। दिवाली की जगमगाती रात में जब पूरा शहर खुशियों में डूबा हुआ था, उसी वक्त सरसावा इलाके में एक खौफनाक प्लान चल रहा था। राधा स्वामी कॉलोनी निवासी अमित उर्फ काला की उसी रात लोहे की रॉड और सरिये से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दिवाली की रात हुई इस हत्या ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। वारदात के बाद इलाके में सनसनी और लोगों में आक्रोश फैल गया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मृतक अमित उर्फ काला के घर पहुंचे थे और इस हत्याकांड पर पुलिस से नाराजगी दिखाई थी। पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती था, लेकिन अब इस हत्याकांड का लगभग पूरा खुलासा हो गया है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार चल रहा है। अपराधी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने हत्या के 3 मुख्य साजिशकर्ताओं को मुठभेड़ में घायल अवस्था एवं 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 को पहले ही पकड़ा जा चुका है। 6 को आज जबकि 2 को पहले गिरफ्तार किया था। कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अभी भी फरार चल रहा है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये 21 अक्टूबर को थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि 20 तारीख की देर रात्रि में वादी राजवीर सिंह द्वारा बताया गया कि उनके भांजे अमित उर्फ काला को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई उसके साथ, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाया गया, जहां पर पीजीआई में उनकी दुखद मृत्यु हो गई करीब 3 बजे के आसपास। ये पुलिस को सूचना मिलती है अगले दिन की उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें पहले हत्या के प्रयास में मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमे को तरमीम किया गया। 8 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा थाना सरसावा पर पंजीकृत किया गया था। इसमें दिनांक 25 तारीख को 2 व्यक्तियों को, सुमित बोध और आदर्श पुत्र प्रदीप, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और इसमें फिर निरंतर 4-5 टीम द्वारा पुलिस की कार्रवाई और कार्य किया जा रहा था। साथ ही इसमें सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा भी कार्य किया जा रहा था। यहाँ पर पुलिस मुठभेड़ में 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और इसमें एक कार्रवाई जो है थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा की गई है और सरसावा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा थाना सरसावा की 2 अन्य टीम है, उनके द्वारा भी एक टीम द्वारा 2 अभियुक्त और एक टीम द्वारा 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो टोटल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है ईशु पुत्र चंद्रपाल, प्रगट पुत्र सतपाल, मलकियत पुत्र सतपाल, अमित उर्फ मीतू, विशाल पुत्र मदनपाल और अर्जुन मोगा पुत्र घनश्याम। ये सभी जो 6 अभियुक्त हैं, जिन्हों 3 घायल अवस्था में और 3 को टीम द्वारा आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है। टोटल इसमें बरामदगी 4 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की हैं और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, जिसमें कि लोहे के कटर, लोहे की रॉड और घटना में प्रयुक्त एक कार भी बरामद की है। तो टोटल क्या रही पूरे घटना की और कोई पुलिस ट्रेनिंग में भी जो बताया जा रहा है जो है, इसमें पुलिस की ट्रेनिंग जो है प्रगट पुत्र सतपाल द्वारा अभी आरटीसी में की जा रही थी। और इसमें इनका जो विवाद हुआ था, जो अमित मृतक हैं, उन्होंने विरोध किया था। ये बुलेट से पटाखा छोड़ रहे थे दिवाली की देर रात्रि, और उन्होंने जब विरोध किया तो उनकी कहासुनी हुई और उनके बीच मारपीट हुई और उसके बाद उन्होंने ये घटना का अंजाम दिया, जिसके बाद अगले दिन उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो आज करीब मुकदमा है, कई लोगों पर, प्रगट पर भी मुकदमा है। इसमें ईशू का आपराधिक इतिहास, इसके विरुद्ध 8 मुकदमे हैं, प्रगट के विरुद्ध 6 मुकदमे हैं, अर्जुन के विरुद्ध 5, अमित के ऊपर 5 और विशाल के ऊपर 3 मुकदमे हैं। और इनकी जो पूर्व के मुकदमे हैं, उनकी भी हम लोग माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी करके और उसमें भी हम आगे कार्रवाई इनकी बढ़ाएंगे और आज इन सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जी, इसमें ये भी बताना है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध 10-10 हजार रुपए के इनाम किए गए थे, जिनमें से 3 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, तथा एक जो अभियुक्त है अमित मीतू, उसे पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। तो चारों जो इनामी अभियुक्त हैं, चारों इनामी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल की घटना को लेकर पुलिस कप्तान से मिली पीड़िता।
थाना मंडी इलाके की रहने वाली एक महिला अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर सोमवार दोपहर 3 बजे एसएसपी कार्यालय पहुंची। क्षेत्र के ही एक युवक पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल से संबंधित शिकायती पत्र एसएसपी को दिया। पीड़िता ने बताया कि 1.5 वर्ष पहले से इलाके का ही एक दबंग युवक उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता आ रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई और युवक पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। जेल से आने के बाद भी दबंग युवक की दबंगई नहीं रुकी और वह आए दिन नाबालिग पुत्री को रास्ते में आते जाते परेशान करता है। एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला था? मैं इसलिए आई जी, मुझे 1.5 साल से लड़का बहुत परेशान कर रहा था मेरी लड़की, और इस कारण वो 4 महीने जेल में भी रह के आया। जेल जाके आने के बाद मेरी लड़की को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहा कि मेरे साथ शादी करवाना, जान से मार दूंगा। फिर हमने रिपोर्ट की थाने में, कुछ नहीं हुआ है। और मेरी लड़की के बयान थे 18 तारीख को, उससे 3 महीने पहले की 18 तारीख थी, उसमें बयान थे लड़की के। घर के बाहर से 7 बजे इसको उठा लिया था, घर में ले जाके इस पे वीडियो बनवाई कि अपनी मम्मा के खिलाफ बोल, तेरा पीछा छोड़ दूंगा, ना तेरे भाई को मारने का ना तेरी मम्मा को मारने का। उसके बाद लड़की ने डरा में आके, मतलब जो भी उसने कहा वही बोल रहा है। अच्छा, मुकदमा क्या चल रहा था जिस मुकदमे में जेल गया था, क्या मामला था? वो छेड़खानी का मुकदमा था। रिक्शा में स्कूल में आते जाते कभी कहीं से पकड़ लेता हूँ, कहते मुझे बॉयफ्रेंड बना। लड़की ने कहा मम्मी मैं स्कूल छोड़ रही। मैंने कहा बेटा क्या बात है? फिर इसने बताई मुझे कि लड़का इतना टॉर्चर कर रहा बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ शादी कर, तू मुझे अच्छी लगती है वरना तेजाब डाल दूंगा। फिर मैंने मुकदमा किया था उसके ऊपर। कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? नाजिम कॉलोनी, पुराना कलसिया रोड। नाम क्या है? मुन्ना फरीद। और अभी उसकी आज बहन। आपने यहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको, क्या बताया आपने? जी मुझे यहाँ से उम्मीद है कि हाँ अब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे खुली धमकी दे रहा। मेरे बच्ची स्कूल में 2 महीने से नहीं गई, अब गई, पेपर थे, अब बच्चों के एग्जाम थे, उनके पीछे चाकू लेके भागा है। मेरे पास वीडियो भी है। और मेरा एक अकेला लड़का है अरमान, 16 वर्ष उम्र है उसकी, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। आपकी जो पुत्री है उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 14 साल है सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गई। 3 महीने से मैं बिलखती फिर रही, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी थाने में, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और उसकी बहन समा है, सब कुछ वो मेरी लड़की कब आ रही वो बताती है, कब जा रही बाहर तो पीछा करता है। मेरी लड़की को हर जगह से इतना परेशान कर दिया कि लड़की ये कह रही कि मैं मरना चाहूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो समा है, एक इसका भाई है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। काका भाई है उसका, लड़के का नाम, बड़ा भाई है जो उसका नाम काका है, वाजिद है उसका नाम, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे 3 महीने हो गए इसको लिए फिर रही मैं। मेरे बच्चे को कहीं भी कुछ भी हो सकता है जी, मुझे इंसाफ चाहिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी 30 नवंबर को मुजफ्फरनगर में करेगी रैली। राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी रविंद्र भाटी। सहारनपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने सोमवार दोपहर 3 बजे बताया, आजाद समाज पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में 22 प्रांतों में संगठन का निर्माण कर चुकी है। 30 नवंबर को जनता के मुद्दों को लेकर, सरकार की गलत नीतियों को लेकर, दलित उत्पीड़न के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़े हैं। जो एनसीआरबी का डाटा है, कहीं दलित समाज के बुजुर्गों को पेशाब पिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अमृतकाल बताती है उनकी हत्या की जा रही है, कहीं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। यह कैसा अमृतकाल है? भाजपा का अमृतकाल ऐसा जनता को नहीं चाहिए। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी 30 नवंबर को मुजफ्फरनगर के अंदर एक रैली करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में यह रैली रखी गई है। तो आपने जो रैली बुलाई है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक रैली बुलाई थी 9 अक्टूबर को, उसी के उसमें आप ये अपनी शक्ति पर दिखाना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ना तो प्रदेश में सत्ता में ना केंद्र में सत्ता में, और हमारी आजाद समाज पार्टी की रैली जो हमारा सड़क पर रात दिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और एक पश्चिम में क्योंकि किसान वर्ग बहुत रहता है जो हर जाति में, उनकी मांगों को लेकर जो दलितों पर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा सबके सामने है। जो अन्य पिछड़ों को जाति के नाम पर उनकी पंचायतें रोकी जा रही हैं, उनको दबाया जा रहा है, युवाओं को जेल भेजा जा रहा है। और यदि कोई जातीय सम्मेलन नाम से करता है तो उस पर एक शासन आदेश, जिसे तुगल की फरमान कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसके विरोध में किसान कमेरों और मजदूरों की ये जो
गठजोड़ है उसका एक जन आक्रोश रैली भी इसे कह सकते हैं। और जो सरकार की गलत नीति है उनको विरोध के रूप में, दलितों के उत्पीड़न के विरोध में, किसानों की मांगों को लेकर हमने रैली आयोजित की है। मेरठ में जो घटना हुई है उसमें कल जब पंचायत या बैठक हो रही थी तो वहां पर मुकदमे लिखे गए हैं। देखिए, देश संविधान से चलता है और हमारे प्रदेश में पूरे कोई भी व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपनी बात पंचायत के द्वारा रख सकता है। इवन धारा 144 भी लगी हुई हो उसमें भी संवैधानिक दायरों में रहकर अपनी बात रख सकता है, देश के किसी कोने में जा सकता है। लेकिन ये सरकार ये पिछड़ों, दलित, कमजोरों को, सब लोगों के गठजोड़ जो सरकार के खिलाफ, उससे डरी हुई है। ना तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है, ना ये संविधान में विश्वास रखती है। यदि आप अपनी बात का क्या माध्यम होगा कहने का, यदि सरकार आपकी बात ना सुने, गूंगी बहरी हो जाए, तो आप या तो ज्ञापन दोगे या पंचायतें करोगे। लेकिन यहां सरकार में पंचायतों पे भी रोक है और लोगों को झूठे मुकदमे, पंचायत करने पे ही लोगों पर कल 7 लोगों पर मुकदमे कर दिए। तो ये तानाशाही सरकार की ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और विशेषकर गुर्जर समाज को तो सरकार टारगेट कर रही है। जब अभी पीछे हम 22 लोग मेरठ के अंदर केवल दादरी मंडोरा गांव में पंचायत कर रहे थे, तो उसमें 22 लोगों को जेल भेज दिया, जिन्होंने शांति भंग की धारा में भेजा। लेकिन बाद में उन पर आईपीसी की कठिन धाराएं लगाकर जेल में रहते हुए कोई कैसे पथराव कर सकता है। 2 दिन बाद उन पर दूसरी गंभीर धारा लगा के भेज दी। तो सरकार मनोबल तोड़ना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सरकार से दबने वाले नहीं है। पूरी पिछड़ों के साथ, जो मेरठ के युवा है उनके साथ आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी। जिला पंचायत चुनाव हम अपने दम पर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम जिन्हें पूरे देश में किए हैं, हर वर्ग की आवाज उठाई है, चाहे सदन हो, चाहे संसद हो, चाहे जमीन पे हो, चाहे सड़कों पे हो, उन बातों को लेकर, अपने विजन को लेकर आजाद समाज पार्टी धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। गरीब के लड़के को, झोपड़ी में रहने वाले लड़के को, एक ईमानदारी और मेहनत संघर्ष करने वाले युवाओं को जिला पंचायत में मौके दिए जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या बारी उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी है। श्री श्री 1008 श्री कैलाशानंद गिरी आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार ने भूतेश्वर मंदिर में किया भगवान शिव का जलाभिषेक। श्री श्री 1008 श्री कैलाशानंद गिरी आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार ने तोता चौक निकट भूतेश्वर प्राचीन मंदिर सहारनपुर में माता अंगूरी देवी मुख्य यजमान अजय गुप्ता के परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विश्व की शांति के लिए अभिषेक किया गया। भगवान श्री राम की कथा परम पूज्य गुरुजी द्वारा सहारनपुर में विश्व कल्याण के लिए की जा रही है। सोमवार दोपहर 2 बजे संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और राज्य क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया? मेरा नाम उदयवीर शर्मा है। मैं परम पूज्य गुरुजी श्री श्री 1008 श्री कैलासन ब्रह्मचारी जी, जो आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से हैं और इस देश के नहीं पूरे राष्ट्र के धार्मिक गुरु, सनातन गुरु, जिनके आज पूरा देश सम्मान, पूरा राष्ट्र सम्मान करता है। परम पूज्य गुरुजी की राम कथा का प्रोग्राम सहारनपुर में 26 तारीख से 2 नवंबर तक चला हुआ है। सभी श्रद्धालु पूरे शहर, देश विदेश से सब लोग यहाँ से पहुँचे हैं। मैं और सबसे भी आग्रह करता हूँ कि सब यहाँ कथा आएँ। अयोध्या जो है आप 8 दिन यहीं पर बनी हुई है। भगवान राम यहीं विराजमान है, हनुमान जी यहीं विराजमान है। भगवान श्री राम की कथा का सभी लोग आनंद ले। आज हमारे प्राचीन सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक गुरुजी के द्वारा हमारी माता जी अंगूरी देवी, जो इस कार्यक्रम की संयोजक है, गुप्ता बंधु, वो पूरा परिवार भगवान शिव के यहाँ पर अभिषेक करा रहा है। पूरे आनंद से पूरे देश की, पूरे शहर की, पूरे विश्व की सुख शांति के लिए ये कथा हो रही है, जिससे कि पूरे देश में हमारे सुख शांति रहे, राष्ट्र में सुख शांति रहे, विश्व में सुख शांति रहे। ऐसे हमारे यजमानों की ऐसी इच्छा अनुसार ये कार्यक्रम और गुरुजी का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है। और गुरुजी इस कथा को पूरे विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं, ये जगह जगह तबाही आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, हिमाचल में आई, जम्मू में आई, पंजाब में आई, उत्तराखंड में आई, इस कथा से सब जगह सुख शांति हो, भगवान श्री रामचंद्र जी की सब पर विशेष कृपया हो और ये तबाही आपदा सब बंद हो और भगवान सब पर अपनी कृपया करें। सुख शांति सब पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे सभी के लिए ये शांति
कथा हो रही है कि शांति रहे, सुख शांति रहे, मंगल में हो, सभी कार्य सभी के अच्छे हों, सभी के यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य हों, चाहे यहाँ रह रहे सहारनपुर में, विदेश में रह रहे या देश में रह रहे, अलग अलग राज्यों में रह रहे, सभी के लिए हमारे गुरुजी जो हैं पूरे राष्ट्र के गुरु हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्र में सुख शांति हो, देश में सुख शांति हो, सब मंगल हो। भगवान श्री राम की, भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग राम कथा सुनने के लिए जहाँ जहाँ भी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, सब सहारनपुर में आकर, लाल दास का बाड़ा प्राचीन जगह है, शिवधाम मंदिर, शिवधाम मंदिर इस उत्तर प्रदेश का भगवान श्री राम का मंदिर, अयोध्या के बाद अगर कोई मंदिर बनने जा रहा है वो तो शिवधाम सहारनपुर में बनेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और आप सबके आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण होगा, भगवान शिव की कृपा से, भगवान राम की कृपा से ये कार्य पूर्ण होगा। ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि आप सब आए और कथा का आनंद ले, गुरु जी का आशीर्वाद ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिलाधिकारी मनीष बंसल के नाम का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने मांगे पैसे। जिलाधिकारी सहारनपुर हैं मनीष बंसल। सहारनपुर के जिलाधिकारी IAS मनीष बंसल के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। ठगों ने फेसबुक पर DM सहारनपुर नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया और उस पर जिलाधिकारी की असली तस्वीर लगाकर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। मैसेज भेजकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। सोमवार शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि इस अकाउंट से कई लोगों को मैसेंजर पर संदेश भेजे गए जिनमें उनसे पैसों की डिमांड की गई। ठगों ने खुद को जिलाधिकारी बताकर भरोसे का माहौल बनाया ताकि लोग बिना शक के पैसे भेज दे। तब मामला सामने आया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आधिकारिक फेसबुक पेज से एक चेतावनी पोस्ट जारी की गई। पोस्ट में लिखा गया है, जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम से DM सहारनपुर बनकर किसी व्यक्ति द्वारा लोगों से मैसेंजर पर संदेश भेजकर रुपए मांगे जा रहे हैं। कृपया इस प्रोफाइल को ब्लॉक करें और किसी भी स्थिति में पैसे न भेजें। अवैध खनन पर सपा का हल्ला बोल। अखिलेश की फोटो से फर्जी ग्रुप चलाने का आरोप। SSP से मिले मांगेराम कश्यप एवं फराद आलम। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोमवार दोपहर 3:30 बजे आरोप लगाया कि कुछ लोग अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ग्रुप बेहट निवासी एक ढाबा संचालक द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस ग्रुप के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की लोकेशन एवं मूवमेंट साझा की जाती है ताकि अवैध खनन का कार्य निर्भीक रूप से जारी रह सके। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे मांगेराम कश्यप एवं पूर्व जिलाध्यक्ष फराद आलमगाड़ा के नेतृत्व में सपा नेताओं ने SSP आशीष तिवारी से मुलाकात की और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कराने की मांग की। जी, आपका नाम? मेरा नाम फराद आलमगाड़ा है जी। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंत्री भाई मांगेराम कश्यप जी और अन्य साथी आज हम लोग कप्तान साहब से मुलाकात की। आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे एक लाला के नाम से ग्रुप चल रहा है जिसने पिछली बार यहाँ पे खनन अधिकारी भी हमला किया और उन पर यहाँ पे मुकदमा भी काम हुआ और DM साहब ने ये भी कहा था कि इन पे गैंगस्टर लगाई जाए। लेकिन खैर उस बात को छोड़िए, बात विषय दूसरा हम जो यहाँ पे है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष PDA के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो डालकर एक ग्रुप में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिले सहारनपुर के अंदर खनन माफिया इस तरह से ग्रुप बनाकर और अधिकारियों की रैगिंग करने का काम कर रहे हैं कि SDM कहाँ मौजूद है, RTO साहब कहाँ है, सहारनपुर खाली है, घंटाघर खाली है, कप्तान साहब नहीं है। इस तरह का ग्रुप बनाकर एक रैकेट बना हुआ है। वो जो करना है वो करे, वो पहाड़ खोद दे, मिट्टी खोद दे, जमना खोद दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन PDA के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो डालकर जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार यहाँ भाजपा की है। 2024 से जब से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने का काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी सर अपनाकर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज हम माननीय SSP साहब से मिले हैं। हमें SSP साहब और जिलाधिकारी महोदय बहुत ईमानदार अधिकारी है। हमें उम्मीद है कि दूर का दूर पारी होगा और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्ट्रेट पहुंचे 5 गांव के ग्रामीणों ने बताया सुविधाओं से हैं वंचित, गांवों में कराए जाएं विकास कार्य। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तहसील बेहट क्षेत्र के 5 गांवों के ग्रामीण सोमवार शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि वह सुविधाओं से वंचित है जो सरकार द्वारा दी जा रही है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है लेकिन उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया तथा संबंधित जानकारी भी दी।
आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले? मैं वनग्राम भगवतपुर टोंगिया के निवासी हूँ। क्या मामला है इसको लेकर? मामला यह है कि जनपद सहारनपुर में वन विभाग द्वारा शिवालिक वन प्रभाग में हम लोगों को बसाया गया था। हम लोगों ने सन 1928 से 85 तक लगातार वृक्षारोपण कार्य किया और बिना किसी मानदेय के क्या लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर कालूवाला टोंगिया, भगवतपुर टोंगिया, सोडीनगर टोंगिया, भाटियानगर, कुशालीपुर, गुड्डाबंड, इन लोगों ने इतनी भूमि पर जंगल जो है बिना किसी मानदेय के किया। देश में पहली बार एक कानून पास हुआ कि जो लोग वनों में रह रहे वन भूमि पर काबिज हैं, उस भूमि को राजस्व में तब्दील किया जाए और इन्हें राजस्व भूमि का दर्जा दिया गया। परंतु हम लोगों ने इस कानून के बनने के पश्चात 30 दिसंबर 2009 को जो है अपने दावे उपखंडीय समिति में जमा कर दिए, लेकिन 16 वर्ष बाद भी आज तक हमारे दावों का निस्तारण नहीं हुआ, जिससे हम विकास की मुख्य धाराओं से वंचित हैं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा से भी हमारे बच्चे वंचित हैं। स्कूल की जर्जर हालत है, पानी की कोई सुविधा नहीं, यानी कोई भी सुविधा हमारे जितने भी वन टोंगिया ग्राम है कोई नहीं है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान हमारे यहाँ कार्य कराने में वो सक्षम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी विकास के कार्य हैं इस अधिनियम के तहत अलग से ग्राम पंचायत नियुक्त की जाए या फिर इनका वन टोंगिया ग्रामों का अलग से बजट निर्धारित करके स्वीकृत करके ग्राम स्तरीय समिति द्वारा वन टोंगिया ग्रामों में लगाया जाए। इसी को लेकर हम यहाँ आज जिलाधिकारी महोदय से यहाँ मिले। ये 5 गांव के आदमी हैं। कालूवाला टोंगिया है जी, भगवतपुर टोंगिया है जी, सोडीनगर टोंगिया है, कुशालीपुर बुड्ढाबंड टोंगिया है, गणेशपुर बुड्ढाबंड टोंगिया है और भाटियानगर। मेरा नाम मुन्नीलाल है और मैं हरिपुर टोंगिया से हूँ। अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। हम इसलिए आए हैं कि 2006 में इस देश की संसद के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनाधिकारों की मान्यता प्राप्त विधेयक 2006 पास किया गया था और ये कहते हुए पास किया था सरकार ने कि पिछले 60 साल से जंगल में रहने वाले लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और इसलिए जंगल में रहने वालों को उनके अधिकार बहाल किए जाएंगे और उनको राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। परंतु आज 19 साल बीत जाने के बाद भी किसी को भी राजस्व का दर्जा किसी नहीं मिला। आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और महाराजगंज बहराइच में हुआ है, लेकिन जनपद सहारनपुर के 5 गांव हैं टोंगिया गांव। 5 टोंगिया गांव में से बहुत कम लोगों को अधिकार पत्र दिए गए हैं और ज़्यादातर कैंसिल किए गए हैं। हम ये चाहते हैं, ये एक विशिष्ट कानून है वनाधिकार कानून, इसका लागू होना बहुत ज़रूरी है। इसके लागू होने से तमाम समुदाय को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि मौलिक अधिकार उनको मिल जाएंगे और वो जो है जो उनकी धरातल से जुड़ी समस्या वो दूर हो पाएंगी। धन्यवाद।